दोस्तों, एक बूढ़े किसान को उसके ही खेत में पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे थे और गांव वाले सिर्फ मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक उसी बूढ़े किसान की बेटी एक आईपीएस अफसर बनकर वहां पहुंची, जिसे देखते ही उन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी एक लाचार किसान की चीखें सुनी हैं? क्या आपने देखा है जब कोई इंसान वर्दी तो पहनता है, लेकिन इंसानियत उतार फेंकता है? और क्या कभी किसी बूढ़े बाप की टूटती हड्डियों से निकली उस बेटी की पुकार सुनी है, जिसने कसम खाई थी कि वह एक दिन पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करेगी? यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे खेत में पीटते हुए पुलिस वाले पूछ रहे थे, कौन है तू जो हमसे बड़ा बनेगा? और एक ऐसी बेटी की जो आईपीएस बनकर उसी खेत में लौटी। लेकिन जब वह लौटी तो क्या हुआ? क्या वर्दी का सामना वर्दी से हुआ? क्या व्यवस्था ने अपने ही खिलाफ बगावत की? और सवाल यह नहीं है कि यह सब क्यों हुआ, सवाल यह है कि यह सब किसने होने दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूँ तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। लगता है जैसे आप मेरे अपने हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस खुद में महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सच्ची कहानी। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है। उत्तर प्रदेश के देवपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, रघुवीर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान 40 साल तक अपने पसीने से खेत सींचता है, उसी पर एक दिन सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा दिया जाए तो वह क्या करेगा? उस रघुवीर की उम्र 68 साल थी, पर उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो उसने अपनी बेटी काव्या की पढ़ाई के लिए देखी थी। कौन जानता था कि जिस खेत को उसने अपने खून से सींचा था, वही एक दिन उसकी इज्जत का कब्रिस्तान बन जाएगा। सुबह करीब 10 बजे गांव के थाने से 4 पुलिस वाले उसकी जमीन पर पहुंचे और बोले, सरकारी नहर का रास्ता क्यों रोका? तूने क्या सच में उसने ऐसा किया था, या फिर किसी ने उसके खिलाफ झूठा जाल बुना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? रघुवीर ने कहा, यह मेरी जमीन है साहब, मेरे पास इसके कागज हैं। पर क्या आज के दौर में एक गरीब की आवाज कागजों से भी हल्की हो गई है? पुलिस वाले उसके जवाब का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्हें तो जैसे कोई आदेश मिला हो। क्या यह वही पुलिस है जिसे जनता की रक्षा के लिए रखा गया है, या यह वही तंत्र है जो कमजोर को कुचलने के लिए हर दिन नया बहाना ढूंढता है? बिना कुछ कहे एक जवान पुलिस वाले ने रघुवीर को जमीन पर गिरा दिया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी किसी बूढ़े की वह चीख सुनी है जो अपनी बेटी के नाम पर जिंदगी जी रहा हो? मेरी बेटी आईपीएस बन रही है साहब, मुझे मत मारो। यह कहकर रघुवीर ने जैसे आसमान से रहम की भीख मांगी, लेकिन जवाब आया, आईपीएस की औलाद भी तुझे नहीं बचा सकती बूढ़े। क्या यह सिर्फ एक धमकी थी, या किसी को पता नहीं था कि उसकी बेटी सच में आईपीएस बन चुकी है? गांव के लोग खामोश थे। क्यों? क्या डर इंसान की जुबान पर इस कदर ताला लगा देता है कि वह अन्याय के सामने भी गूंगा दर्शक बन जाता है? कुछ लोगों ने वीडियो बनाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सवाल यह उठता है कि क्या इंसाफ की कीमत सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने तक ही सीमित रह गई है,
और तभी किसी ने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। उस लड़की का, जो शहर में अपनी पोस्टिंग की खबर मिलने के बाद पहली बार खुश हुई थी। क्या उसे अंदाजा था कि उसकी पोस्टिंग का पहला दिन उसके बाप की आखिरी सांस बन सकता है? काव्या, जिसकी रगों में उसके पिता का सपना दौड़ता था, क्या वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर थी या अपने बाप की जिंदगी की आखिरी उम्मीद? फोन उठाते ही आवाज आई, काव्या, बिटिया, खेत में बाबू को पुलिस वाले मार रहे हैं, वह मर जाएंगे। अब आप सोचिए उस बेटी ने क्या किया होगा। क्या वह सायरन बजाती हुई निकली होगी या खामोशी ओढ़े एक तूफान बन चुकी थी? और क्या वह खेत में सिर्फ एक आईपीएस बनकर गई थी या एक बेटी बनकर जिसने तय कर लिया था कि अब खून बहेगा लेकिन इंसाफ का? क्या आपने कभी देखा है कि जब वर्दी वर्दी से टकराती है तो किसकी ईमानदारी बचती है और किसका घमंड टूटता है? वह खेत जहां कुछ देर पहले एक बूढ़े किसान की हड्डियां तोड़ी गई थीं, अब वही खेत अगले 10 मिनट में एक ऐसा युद्ध क्षेत्र बनने वाला था जहां इंसाफ के नाम पर खेली जा रही क्रूरता को सजा मिलने वाली थी। जब काव्या ने फोन उठाया और गांव का नाम सुना तो क्या वह एक पल के लिए भी हिचकिचाई होगी? नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका पहला फैसला न सिर्फ सिस्टम को हिलाएगा बल्कि उसकी आत्मा को भी जिंदा रखेगा। उसने बिना किसी बड़े अफसर से इजाजत लिए लाल बत्ती वाली सरकारी जीप स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ निकल पड़ी। लेकिन क्या वह सिर्फ एक आईपीएस अफसर बनकर निकल रही थी या वह उस बेटी की आत्मा थी जिसे बचपन से उसके बाप ने सिखाया था, सच के लिए लड़ना भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। जीप खेत की ओर बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। काव्या के हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता का टूटता हुआ चेहरा घूम रहा था। क्या किसी ने सोचा था कि आज उसी पुलिस विभाग की एक अफसर अपने ही विभाग के दरिंदों से लड़ने निकलेगी? रास्ते में उसे कई फोन आए, एसपी से लेकर सीओ तक। सबने पूछा, मैडम कहाँ जा रही हैं? और जवाब सिर्फ एक था, जहां इंसाफ का खून बह रहा है वहीं। क्या यह जवाब उन्हें चुप कराने के लिए काफी था? नहीं, लेकिन काव्या की आवाज में जो आग थी उसने पूरे सिस्टम की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। गांव की ओर आते हुए उसने अपने रेडियो से क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम को भी सक्रिय कर दिया। लेकिन सवाल यह था, क्या वर्दी वाले वर्दी वालों के खिलाफ जाएंगे? जैसे ही काव्या की जीप खेत के पास पहुंची, वहां जमा भीड़ अचानक हटने लगी। पुलिस वाले अब भी रघुवीर को पीट रहे थे, लेकिन तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे आईपीएस मैडम आ गईं। वह लम्हा क्या सिर्फ एक डर था या पूरा सिस्टम अचानक खुद को आईने में देख रहा था? काव्या ने बिना रुके जीप रोकी और छलांग लगाकर खेत की कीचड़ भरी जमीन पर उतरी। सामने उसका बाप खून से लथपथ पड़ा था, सांसें टूट रही थीं आंखों में। बस एक ही सवाल था, क्या तू आ गई बेटा? काव्या ने एक झटके में अपने हाथ से अपनी टोपी उतारी, वर्दी की जेब से आदेश पत्र निकाला और सामने खड़े चारों पुलिस वालों की तरफ बढ़ी। क्या आपने कभी देखा है कि जब आंखों में कानून जलता है तब वर्दीधारी भी कांपने लगते हैं? उसने पहले पुलिस वालों से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? जवाब आया, मैडम यह सरकारी नहर का रास्ता रोक रहा था। काव्या चीखी, कागज देखे थे किसके कहने पर आए थे? और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने वही लाठी उठाई जिससे उसके बाप को मारा गया था और खुद उन दरिंदों को सजा देने की ठान ली। क्या कानून अपने हाथ में लेना गलत था या फिर गलत को बख्श देना सबसे बड़ा अपराध होता है? उसने पहले उस सिपाही के हाथ से वायरलेस छीना जिसने सबसे ज्यादा मारा था, फिर कहा, अब मैं दिखाती हूं कि असली वर्दी क्या होती है। और पूरे गांव की भीड़ के सामने उसने वह कर दिखाया जो दशकों से कोई अफसर करने की हिम्मत नहीं कर सका था। उसने चारों पुलिस वालों को खेत में ही घुटनों पर बैठने को कहा और बोली, अब तुम सब की वर्दी मैं यहीं उतरवाऊंगी और एफआईआर में वजह लिखवाऊंगी। एक किसान को बिना जांच के पीटा गया और वह किसान एक आईपीएस अफसर का बाप था। क्या आपको लगता है वह चारों चुप रहे? नहीं, वे रोने लगे।
हाथ जोड़ने लगे। बोले, मैडम माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन सवाल यह है, अगर वह किसी आम किसान का बाप होता तो क्या यह पुलिस वाले उसे ऐसे ही मारते रहते? तो क्या इस सिस्टम में इंसाफ सिर्फ उनके लिए है जिनकी औलादें ऊंचे पदों पर बैठी हैं? भीड़ अब वीडियो बना रही थी, लेकिन अब वीडियो में सिर्फ अत्याचार नहीं था, अब इंसाफ की चिंगारी थी। काव्या ने अपने मोबाइल से एसएसपी को फोन किया और बोली, सर, मैं 4 पुलिस वालों को अभी सस्पेंड कर रही हूं और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा रही हूं। एफआईआर मैं खुद लिखूंगी। क्या यह कॉल सिर्फ एक रिपोर्ट थी या एक धमाका जिसने पूरे जिले की नींव हिला दी? क्या कभी आपने सोचा है कि खेत में खून बहाना सिर्फ गुस्से का नतीजा होता है या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? काव्या जब खेत में अपने पिता के खून से सनी मिट्टी को देख रही थी, तो अचानक उसकी आंखों में अतीत के वो पल कौंधने लगे जब गांव के उसी इलाके में जमीन को लेकर झगड़े होते थे। लेकिन क्या यह वही पुरानी दुश्मनी फिर से सिर उठा रही थी? सवाल यह भी था कि पुलिस वालों को अचानक किसने भेजा? क्या यह सिर्फ एक मामूली सी नहर की बात थी या फिर किसी ने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके इस परिवार को मिटाने की साजिश रची थी? काव्या अब सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं थी, वह उस बेटी में बदल चुकी थी जो अब खुद अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए कानून बन चुकी थी। लेकिन क्या इतनी आसानी से इस सिस्टम के अंदर छिपा वो सांप बाहर आएगा? जैसे ही उसने चारों पुलिस वालों को घुटनों पर बैठाकर आगे की कार्रवाई शुरू की, तभी भीड़ भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, बिटिया, इनका बस नहीं चलता इनको भेजने वाला। वह है जो गांव में सबकी जमीन निगल गया है, वही जो एमएलए का खास आदमी है। काव्या का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा था? और अगर हां, तो क्या वह अब भी खुलेआम घूम रहा है? उसने तुरंत अपने वायरलेस पर आदेश जारी किया, पूरा खेत, आसपास का इलाका और तहसील कार्यालय सील किया जाए, एक भी कागज यहां से हटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सालों से जड़ें जमा चुकी साजिश इतनी सालें आसानी से सामने आएगी? कुछ ही देर में थाना प्रभारी और एसपी मौके पर पहुंचे। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एसपी ने धीरे से कहा, मैडम, मामला बहुत बड़ा हो जाएगा, ऊपर से फोन आएगा। काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऊपर से फोन आएगा तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। मैं सिर्फ एक आईपीएस नहीं, उस किसान की बेटी हूं जिसने मिट्टी से फसल नहीं अवसर पैदा किया है। क्या ऐसा जवाब उस एसपी ने अपनी पूरी सर्विस में पहले कभी सुना होगा? शायद नहीं। तभी एक सिपाही ने आकर एक छोटी सी बैड़ी ने एक नाइनास पी से डायरी काव्या को दी जो खेत के किनारे झाड़ी में मिली थी। काव्या ने जैसे ही डायरी खोली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। डायरी में तहसील ऑफिस के नकली दस्तावेजों की लिस्ट थी, जिस पर उस भ्रष्ट अफसर के दस्तखत थे जिसका नाम अब तक लोग सिर्फ फुसफुसा कर लेते थे, विक्रम सिंह। अब कहानी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं थी, अब यह कहानी तहसील, जिला और राजधानी तक जाएगी। काव्या ने डायरी को जेब में रखा और चिल्लाकर कहा, इस खेत पर हुए हर दस्तखत की जांच होगी, चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो। लेकिन क्या अब भी वह लोग शांत बैठेंगे जिनकी जड़ें इस सिस्टम की गहराई में छुपी हैं? नहीं। क्योंकि तभी काव्या को अपने सरकारी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था, अज्ञात कॉलर। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, काव्या जी, आप बहुत तेज चल रही हैं, अपने बाप को मरा हुआ समझ लेती तो आज आपको इतना तमाशा न करना पड़ता। क्या आपने कभी सुना है कि एक बेटी को उसके बाप को भूल जाने की सलाह दी जाए? क्या यह धमकी थी या चेतावनी? काव्या के चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसने सिर्फ इतना हूंने था, कहा, अब खेल खत्म होने वाला है और जो तुमने बोया है उसका फल
अब तुम्हारे लिए कांटे बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या काव्या वाकई अकेली थी या इस सिस्टम में कुछ लोग अब उसके साथ खड़े हो रहे थे? तभी क्यूआरटी टीम की दूसरी गाड़ी पहुंची और काव्या ने सभी को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। तहसील के अफसर पटवारी और लेखपाल सबकी कॉल डिटेल निकलवाने का आदेश दिया गया। लेकिन क्या यह कदम अब उसे खतरे में डाल देगा क्या? यह वही वक्त था जब एक अफसर को सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। गांव में अब हर कोई बोल रहा था, अरे वह आईपीएस की बेटी आई है और अब किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन भीड़ में कोई ऐसा भी था जो चुपचाप वीडियो बना रहा था और उसी वीडियो को राजधानी के कुछ बड़े अधिकारियों तक भेज रहा था। काव्या को अब इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिनके खिलाफ खड़ी हो रही है वे सिर्फ तहसील या जिले के लोग नहीं, बल्कि राजधानी की ताकतवर कुर्सियां भी हैं। लेकिन क्या यह डर उसे रोक पाएगा, या अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सच्चाई की कीमत सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं, बल्कि जान से भी ज्यादा हो सकती है? क्या आपने कभी किसी खेत में छुपी वह फाइलें देखी हैं जो सरकारें गिरा सकती हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मिट्टी के नीचे कोई ऐसा राज दबा हो जिसे जानकर पूरा जिला हिल जाए? काव्या जब खेत की मिट्टी खुदवा रही थी तभी अचानक एक पुराना लोहे का संदूक निकला। संदूक पर जंग लगा हुआ था मगर ताला अब भी मजबूत था। उसने वहीं खड़े एक पुलिसकर्मी से कहा, तोड़ो इसे। जैसे ही संदूक खुला, अंदर पुराने जमाने के दस्तावेज, नक्शे और सील लगी फाइलें थीं। फाइलों में जमीन के सौदे, तहसील अफसरों की मिलीभगत और नेताओं के हस्ताक्षर थे। लेकिन एक फाइल पर नाम देखकर काव्या की सांसें थम गईं। महेंद्र वर्मा, रिटायर्ड डीएम, काव्या के पिता का पुराना दुश्मन। अब कहानी की दिशा ही बदल गई थी। क्या वाकई यह वही महेंद्र वर्मा था जो बरसों पहले काव्या के पिता को गांव से हटवाना चाहता था? काव्या का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसके दिमाग में अब एक एक कड़ी जुड़ने लगी थी। उसके पिता जो आज अधेड़ उम्र में भी खेत जोत रहे थे, एक जमाने में ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके थे। वह ईमानदारी से जमीनों की रक्षा करते थे, गरीबों को उनका हक दिलाते थे। मगर महेंद्र वर्मा जैसे लोगों की नजर हमेशा इस इलाके पर थी। क्या इसीलिए पापा को बेइज्जत कर हटाया गया था? क्या इसीलिए उन्होंने कभी काव्या को किसान नहीं अफसर बनाने की जिद की थी? और अब जब वही बेटी आईपीएस बनकर लौटी थी तो दुश्मनों को डर सताने लगा था कि अगर काव्या को सच पता चल गया तो तभी काव्या को सीआरपीएफ की एक टीम ने बताया कि संदूक से मिले दस्तावेजों में से कुछ फर्जी पट्टे भी हैं, जिन पर हाल ही में गांव वालों के नाम हटाकर एक बिल्डर ग्रुप का नाम लिखा गया है। उस ग्रुप का मालिक राघव कंस्ट्रक्शन, वही जो एमएलए के रिश्तेदार का है। क्या यह सारी साजिश एक ही जगह से चल रही थी? काव्या के सामने अब सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब के लिए उसे वापस उस तहसील ऑफिस में जाना था जहां शायद सबके चेहरे पर मासूमियत के नकाब थे। उसने पूरी फाइल को सील करवाया और जांच के लिए राज्य मुख्यालय भिजवाया। लेकिन क्या अब वह चुप बैठने वाली थी? उसने खुद तहसील पहुंचकर हर अफसर को बुलाया, एक एक को सामने बिठाकर सवाल करने लगी। तुमने इस नकली जमीन की फाइल पर साइन क्यों किया? क्या तुम्हें पता था इस जमीन का मालिक कौन है? जवाब में सबकी जुबान पर ताला था। क्या डर इतना गहरा था कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था? और अगर हां तो क्या इस खामोशी में कोई गहरी साजिश छुपी थी? फिर काव्या ने एक अलग चाल चली। उसने तहसील के चौकीदार को अलग ले जाकर कहा, सच बता, तुझे क्या दिखा था उस रात जब मेरे पापा को खेत में पुलिस वाले घसीट रहे थे? बूढ़ा चौकीदार कांपते हुए बोला, मैडम, मैंने देखा पर बोल नहीं सका। उनके साथ एक नेता जैसा आदमी भी था। उसने पुलिस को कहा था, इतना पीटो कि दोबारा खेती करने लायक न रहे। काव्या की आंखों में आग सी जल उठी। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ जमीन हड़पने का खेल नहीं था, यह बदले की आग थी।
एक ऐसे किसान को कुचलने की जो कभी किसी बड़े आदमी की राह में खड़ा हुआ था। क्या अब कहानी बस यहीं रुकने वाली थी? क्या काव्या इस नेता तक पहुंच पाएगी जिसने खुद पुलिस को साजिश में शामिल किया? अगले ही दिन काव्या ने कोर्ट से आदेश निकाला और उस नेता विजय प्रताप के दफ्तर और घर पर रेड डलवाई। रेड में जो मिला उसने कहानी को और जहर से भर दिया। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और एक रिकॉर्डिंग जिसमें विजय प्रताप कह रहा था, उसकी बेटी आईपीएस बन गई है। तो क्या हुआ जब बाप खेत में लहूलुहान मिलेगा तो बेटी भी टूट जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता के नशे में चूर लोग कितना नीच सोच सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि वह जिसे तोड़ना चाह रहे हैं वह आग बन चुकी है? अब काव्या ने उस रिकॉर्डिंग को मीडिया में लीक करवा दिया। पूरे जिले में आग सी लग गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आईपीएस अफसर ने अपने पिता की पिटाई के पीछे छुपे नेता का किया पर्दाफाश, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि एक और नाम सामने आना बाकी था। एक ऐसा नाम जिसने काव्या के पूरे परिवार को बर्बाद करने की कसम खा रखी थी, और वह नाम था राजवीर वर्मा, महेंद्र वर्मा का बेटा, जो अब राज्य मंत्री बन चुका था। क्या अब काव्या सीधे सरकार से टकराएगी? क्या वह मंत्री को घसीट कर जेल ले जा सकेगी, या सिस्टम एक बार फिर से उस पर हमला करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटी जब सिस्टम से नहीं डरती तो वह क्या कुछ बदल सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि एक खेत में पिटा बूढ़ा किसान जिसकी चप्पलें भी फटी हों, वह किसी दिन पूरे राज्य की राजनीति हिला सकता है? काव्या अब किसी बेटी का नाम नहीं था, वह एक ज्वालामुखी थी जो धीरे धीरे फटने ही वाली थी। जब उसे पता चला कि राजवीर वर्मा राज्य का ताकतवर मंत्री और वही शख्स जिसके पिता ने उसके परिवार को तबाह किया था पूरा खेल चला रहा है, तो उसने बिना देर किए सीबीआई को सूचना दी और अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक गुप्त जांच शुरू कर दी। लेकिन क्या इतनी आसानी से कोई मंत्री कानून के शिकंजे में आएगा? और क्या राजवीर वर्मा जान चुका था कि उसकी साजिश की जड़ें अब काव्या तक पहुंचे चुकी हैं? जवाब एक धमाके की तरह सामने आया। एक रात काव्या की सरकारी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी गई। संयोग से वह उस रात अपने पिता के पास गांव जा रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका भाई गाड़ी चला रहा था। गाड़ी एक पेड़ से टकराई और भाई को गंभीर चोटें आईं। काव्या समझ चुकी थी कि अब बात सिर्फ साजिश की नहीं बल्कि उसकी जान लेने की हो चुकी है। सवाल यह था कि क्या वह पीछे हटेगी या अब इस आग को और तेज करके राजवीर वर्मा के पूरे नेटवर्क को उधेड़ेगी? उसने तय कर लिया, अब यह सिर्फ एक केस नहीं, यह उसका जीवन युद्ध है। सीबीआई को उसने वह सारी फाइलें सौंपी जो खेत से मिली थीं और जो नेता, बिल्डर, पुलिस और मंत्री के गठजोड़ की पोल खोल रही थीं। लेकिन सवाल यह था कि क्या सीबीआई पर भरोसा किया जा सकता है जब आरोपी खुद सरकार में हो? तब काव्या ने एक और खतरनाक प्लान तैयार किया। उसने आरटीआई के जरिए एक एक दस्तावेज को सार्वजनिक करवाना शुरू किया। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने लगी कि कैसे उसके पिता को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह सरकारी जमीन पर कब्जा रोकना चाहते थे। अब लोग जागने लगे थे। गांव के किसान, मजदूर और पढ़े लिखे नौजवान सब सड़क पर उतरने लगे। नारा गूंजने लगा, बेटी आईपीएस है, अब बाप का अपमान नहीं सहेगी। मंत्री राजवीर वर्मा बौखला गया। उसने काव्या को ट्रांसफर कराने की कोशिश की, लेकिन अब कहानी कहीं और जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा, अगर एक आईपीएस बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ रही है तो यह पूरे सिस्टम की परीक्षा है। अब क्या कोई ताकत थी जो काव्या को रोक सकती? संसद में सवाल उठे, क्या किसानों को जमीन पर अधिकार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियों को अब भी अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी या सिस्टम को बदलना होगा? राजवीर वर्मा को समन भेजा गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। ऐसे में काव्या ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया और खुद एक टीम के साथ मंत्री के बंगले पर रेड मारने निकली। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब एक बेटी वर्दी पहनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देती है तो अंदर बैठे गद्दारों के दिल कैसे कांपते हैं। राजवीर वर्मा को उसी की कुर्सी से घसीट कर निकाला गया। कैमरों के सामने उसने सिर झुकाया और कहा, मैंने जो किया उसका हिसाब मिलेगा। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब केस खुला तो कई और नाम सामने आए। आईएएस अफसर, बिल्डर माफिया और पुराने पुलिस कप्तान। काव्या अब सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं लड़ रही थी, वह हर उस किसान, हर उस बेटी और हर उस परिवार के लिए लड़ रही थी जिन्हें सिस्टम ने कुचला था। तो क्या आप सोचते हैं कि अकेली एक लड़की कुछ बदल नहीं सकती? क्या आप भी मानते हैं कि इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए है? तो रुकिए, अभी एक और मोड़ बाकी है, क्योंकि काव्या को एक खतरा और महसूस हुआ। वह नेता जेल में बैठकर भी पूरे तंत्र को चलाना चाहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नेता जेल में बैठा होता है तब भी उसकी ताकत खत्म नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सत्ता में नहीं होते हुए भी पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं? यही हो रहा था। अब राजवीर वर्मा भले ही सलाखों के पीछे था, लेकिन जेल की दीवारें उसकी साजिशों की सीमा नहीं थीं। काव्या ने जब उसके खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, तब लगा था कि मामला अब खत्म है। लेकिन क्या कोई बिच्छू आसानी से मरता है? वर्मा ने जेल से ही अपने पुराने नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। उसके इशारे पर सीबीआई के कुछ अधिकारियों को पैसे और धमकी दोनों दी गई। कुछ पत्रकारों को खरीदकर काव्या के खिलाफ फर्जी खबरें चलवाई गईं। बेटी ने बाप की मौत को राजनीतिक स्टंट बना दिया। क्या सच में यह सिर्फ एक केस था, या अब यह सिस्टम बनाम एक ईमानदार अफसर की जंग बन चुकी थी? काव्या को जान से मारने की कोशिशें अब खुलेआम होने लगी थीं। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन किस्मत से वह बच गई। क्या यह इत्तेफाक था, या वर्मा का आखिरी वार? इस बार काव्या डरी नहीं, बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने एनआईए और ईडी दोनों से संपर्क किया और वर्मा के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खोलने का निर्देश दिया। काव्या जानती थी, अगर पैसे की जड़ काट दी जाए तो पूरा भ्रष्ट तंत्र सूख जाता है। फिर क्या हुआ? एक एक कर वर्मा के करीबियों की संपत्ति जब्त की गई, पुराने बिल्डिंग प्रोजेक्ट सील हुए। वह एनजीओ जो वर्मा के लिए काले धन को सफेद करता था, उसे फौरन बंद किया गया। लेकिन क्या इससे सब खत्म हो गया? नहीं, एक और बड़ा राज अब सामने आना बाकी था। काव्या को एक दिन एक पुरानी सीक्रेट फाइल हाथ लगी, जिसमें लिखा था कि वर्मा और उसके लोगों ने सिर्फ उसके पिता को ही नहीं, बल्कि दर्जनों किसानों को भी मौत के घाट उतार दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खेत सिर्फ अनाज नहीं उगाता, कभी कभी उसमें लाशें भी दफन होती हैं? काव्या ने खुद उस खेत में खुदाई करवाई जहां उसके पिता को पीटा गया था। वहां से 3 और कंकाल निकले। पूरे देश में तहलका मच गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी, आईपीएस अफसर की जांच में मिला नरसंहार का सच। क्या अब वर्मा का अंत नजदीक था? कोर्ट में एक स्पेशल ट्रायल शुरू हुआ और पहली बार जनता को कोर्ट में बैठने की इजाजत दी गई। काव्या ने गवाही दी बिना कांपे, बिना रुके। पूरे देश ने देखा कि कैसे एक बेटी अपने बाप की आवाज बनकर खड़ी हुई और बोली, यह सिर्फ मेरे पिता की हत्या नहीं थी, यह उस व्यवस्था की हत्या थी जो गरीबों को इंसाफ नहीं देती। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। राजवीर वर्मा को उम्र कैद की सजा और उसके पूरे नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक लड़की अपने पिता की लाठी उठाकर पूरे सिस्टम को घुटनों पर ला सकती है? क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी, या एक क्रांति की शुरुआत? क्योंकि अब काव्या ने वह कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब वह आईपीएस अफसर नहीं, बल्कि एक जननायक बन चुकी थी। गांव गांव में उसकी मूर्तियां बनने लगीं और लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है? काव्या के जीवन की इस कहानी में सिर्फ
न्याय की लड़ाई नहीं थी। यह उस दर्द की कहानी थी जो हर उस व्यक्ति के अंदर सुलगता है, जिसे सिस्टम ने धोखा दिया, जिसे समाज ने कमजोर मान लिया और जिसे हालातों ने रौंद डाला। जब एक बेटी ने अपने बाप को खेत में पिटते देखा था, तो वह कोई आम दृश्य नहीं था। वह पूरे समाज की उसके सैक मानसिकता का चित्र था, जो अब भी समझता है कि एक किसान की बेटी कभी वर्दी में आकर उसका हिसाब नहीं ले सकती। लेकिन काव्या ने उस सोच को तोड़ा। उसने न सिर्फ इंसाफ दिलाया, बल्कि एक नया सवाल समाज के सामने रख दिया। क्या बेटियां सिर्फ रक्षा के लिए जन्मी हैं या प्रतिकार और परिवर्तन की वाहक भी बन सकती हैं? उसने वह कर दिखाया जो किताबों में आदर्श की तरह पढ़ाया जाता है, पर जमीन पर बहुत कम देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि काव्या की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं था, बल्कि उसकी शांति थी। वह शांति जो न्याय के प्रति उसकी आस्था से पैदा हुई थी। आज जब हम सोचते हैं कि सिस्टम भ्रष्ट है, अधिकारी बिके हुए हैं और कानून ताकतवरों के पास गिरवी है, तब काव्या जैसी बेटियां हमें याद दिलाती हैं कि एक ईमानदार अफसर लाखों बेईमानों से भारी पड़ सकता है। उसकी कहानी ने सिर्फ एक मंत्री को जेल नहीं भेजा, बल्कि उस सोच को भी जेल में डाल दिया जिसने बेटियों को हमेशा कमजोर समझा। यह कहानी एक मिसाल है उन परिडिजान लाखों बेटियों के लिए जो सोचती हैं कि क्या उनके सपनों की कोई कीमत है। यह कहानी उन बेटों के लिए भी है जो सोचते हैं कि परिवार की इज्जत सिर्फ बेटे ही बचा सकते हैं। और यह कहानी हर उस सिस्टम के कोने में गूंजती है जहां आज भी कोई कमजोर खेत में, सड़क पर या किसी सरकारी दफ्तर में पिट रहा है, इंतजार कर रहा है कि कोई काव्या आए और हिसाब ले। क्योंकि कभी कभी एक बेटी की वर्दी सिर्फ कानून की पहचान नहीं होती, वह पूरे देश की आत्मा की पुकार बन जाती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिन्हें तुम कमजोर समझते हो, कभी कभी वही सबसे बड़ा तूफान बन जाते हैं। दोस्तों, आप सब हमें कहाँ से सुन रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम सब उसे पढ़ सकें।